हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 के बारे में, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो एनसीईआरटी के पर आधारित बनाया गया है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले विविधता के समझ के बारे में, जिसके अंतर्गत हम दो बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला बिंदु है लद्दाख क्षेत्र के बारे में और दूसरा बिंदु है केरल क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे विविधता की समझ के बारे में। हम जानते हैं, जब लोग नई जगह में बसना शुरू करते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वो नई जगह से अपना लेते थे और कुछ चीज़ों में वो पुराने ढर्रे पर ही चलते रहते थे। इसी तरह हम उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता रहता था। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान, यानी जो एक नई संस्कृति उभर कर सामने आती थी, वो एक मिली जुली संस्कृति होती थी। अगर हम किसी भी क्षेत्र का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों को आकार देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, या इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान किया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लद्दाख क्षेत्र के बारे में। आप सभी जानते हैं कि अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, जो उत्तर के काराकोरम पर्वत और दक्षिण के हिमालय पर्वत के बीच में स्थित है। अगर हम लद्दाख के बारे में और ज़्यादा बात करें तो लद्दाख का जो क्षेत्रफल है वो 1,66,698 वर्ग किलोमीटर में यह क्षेत्र पूरा फैला है। यहाँ की जो अधिकांश भूमि है वह कृषि के योग्य भी नहीं है। अगले बिंदु की अगर बात करें तो लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से की पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ बहुत कम समय खेती संभव है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में बहुत कम पेड़ पौधे उग पाते हैं। पानी के जो पीने का पानी होता है, उसके लिए यह लोग गर्मी के महीनों में जो बर्फ़ पिघलती है उस पानी पर यह लोग निर्भर रहते हैं। जो बर्फ़ पिघलने से जो पानी निकलता है उसी को ये लोग पीने के लिए उपयोग करते हैं। लद्दाख के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, जिससे इन लोगों को पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉल बुनी जाती है और बेची जाती हैं। यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है वह क्या है, एक घुमक्कड़ प्रकृति, जिसकी घुमक्कड़ प्रकृति के हैं, जिसकी प्रकृति रहन सहन तिब्बत और नेपाल से प्रभावित है। यहाँ के जो लोग जो प्रभावित हैं वो तिब्बत और नेपाल की जो संस्कृति और प्रकृति जो है वहाँ के लोगों से मिलती जुलती, या रहन सहन वहाँ के लोगों से मेल खाती है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो लद्दाख के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, एक खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। एवं हर परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है, जिनसे यह अपनी आजीविका चलाते हैं। लद्दाख एक व्यापार के लिए जो व्यापारी हैं उनके लिए एक अच्छा रास्ता माना गया, जिनसे गुजरकर ये लोग मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे, जिसे तिब्बत कहा जाता था। ये कहा जाता है ये काफिले रेशम, दरियां आदि लेकर चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म है जो वो तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लगभग 400 साल पहले यहाँ लोगों का इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान समुदाय के लोग
रहते हैं। अगर हम बात करें तो इसका जो पूर्वी भाग है उसमें अधिकांश भाग में बौद्ध धर्म के जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं या बौद्ध धर्म के मानने वाले जो लोग हैं वो लोग रहते हैं इसके पूर्वी हिस्से में। और अगर हम इसके पश्चिमी भाग की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है अधिकांश मुसलमान समुदाय के लोग निवास करते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान बौद्ध दोनों ही धर्मों के जो लोग हैं वो गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। अब हम बात करते हैं केरल क्षेत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा है तो दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले उगते हैं जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ अरबी यहूदी केरल आकर बसे या केरल आए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के जो दूत थे, धर्मदूत संत थॉमस, लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म का श्रेय लाने का जो श्रेय है वो भी संत थॉमस को ही दिया जाता है। अरब सागर से कई व्यापारी यहाँ आकर बसे जैसे इब्न बतूता ने जो लगभग 700 साल पहले यहाँ आया। उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा। उसमें उन्होंने बताया कि जो इस क्षेत्र में मुसलमान लोग रहते हैं उनकी उस समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत है या यहाँ के लोगों के द्वारा उनकी बड़ी इज्जत की जाती है। अगला बिंदु वासाकोटी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचा तो पुर्तगालियों ने भारत तक आने का समुद्री मार्ग रास्ता जाना। केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं जिनमें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो इनके द्वारा जो जाल इस्तेमाल किया जाता है वह चीनी जालों से बिल्कुल हूबहू मिलता है जिन्हें चीनी वाला कहते हैं। एवं तलने के लिए इन लोगों के द्वारा जो बर्तन इस्तेमाल किया जाता है उसे चीनी मिट्टी कहा जाता है। अगर हम इसमें चीनी मिट्टी चीनी की अगर बात करें तो यह शब्द चीन की ओर इशारा करता है। केरल की जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए उपयुक्त मानी गई है और जो यहाँ के लोग हैं उनके द्वारा अधिकतर भोजन के रूप में मछली, सब्जी और चावल का उपयोग किया जाता है। केरल में मनाए जाने वाला त्योहार ओणम एक विशेष आकर्षण का केंद्र है जिसमें नाव प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो भारत की एक खोज जिसको जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है और अनेकता में एकता का विचार भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही दिया गया। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।